क्लास 10th का भूगोल इकाई 1 खंड का चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। संसाधन का महत्व। आप अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाले ये सभी वस्तुएं संसाधन हैं। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। जहाँ तक एक और भूमि, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जैविक संसाधन अर्थात वनस्पति, वन जीव तथा जलीय जीव मानवीय जीव को सुखमय बनाने में पीछे नहीं हैं। उपयुक्त भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीकी के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। आदिकालों से ही अरण्य में वनस्पति एवं वन जीव उपलब्ध थे। जलाशय एवं सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से विचरण करते हैं। सदियों से ही कोयला, पेट्रोल एवं अन्य खनिज पदार्थ पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था, किंतु उस समय के आदि मानव में तकनीकी का ज्ञान का अभाव था। धीरे धीरे जनसंख्या एवं आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई और इस वृद्धि ने मानव के जीवनार्जन की दर में वृद्धि किया। इतना ही नहीं, आदि मानव तकनीकी को पाकर ज्ञानी मानव बन गए। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीकी के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीकी के उपयोग होता है, तब सभ्यता का विकास होती है। मानवीय जीवन नियम और तौर तरीके संस्कृति संसाधन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। यहाँ के प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन का कथन उल्लेखनीय है। संसाधन नहीं होते हैं, बनते हैं। वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया है। यदि गायक या कवि या चित्रकार अपने क्रियाकलापों में धन अर्जन एवं स्वयं को संतुष्ट करते हैं, तब उनके द्वारा ही ये क्रियाकलाप भी संसाधन कहलाएंगे। कवि की कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायकी संसाधन है। सच तो यह है कि मानव स्वयं भी संसाधन है, क्योंकि उसके पास ज्ञान तकनीकी होता है जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। अतः यह धारणा है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। संसाधन विपत्र राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौर में पिछड़ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन से संपूर्ण राष्ट्र ही विकास करते हैं। जापान में एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपत्र है, किंतु उनके मानव संसाधन तकनीकी की दृष्टि से इतने सबल हैं कि वह देश में उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। अतः
अतः किसी देश के विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसाधन के माध्य मानव नियंत्रण की स्थिति में रहता है। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ तकनीकी एवं संस्थाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं। संसाधन के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। ए में उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। विकास की स्थिति के आधार पर विकसित, भंडार एवं और संचित। ठीक है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक है प्राकृतिक और दूसरा है मानवीय। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के हो गए, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय। नवीकरणीय होगा सतत अथवा प्रवाह, जैसे जल, पवन जल, और दूसरा होगा जैव संसाधन दो प्रकार का होगा, प्राकृतिक वनस्पति, वन जीव। देखिए मानवीय संसाधन दो प्रकार के हो जाएगा, संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। और अनवीकरणीय संसाधन हो चक्रीय जैसे धातु, अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन। उत्पत्ति संसाधन के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए में है जैविक संसाधन। ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है, जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय। दूसरा होगा अजैविक संसाधन। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैविक संसाधन कहा जाता है, जैसे चट्टान, धातु एवं खनिज इत्यादि। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो वर्गों में होते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो वर्गों में होते हैं। ऑप्शन ए में है नवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन जिसमें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत एवं पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, जल, विद्युत, वन, अन्य प्राणी, जिन्हें सतत या प्रवाह एवं जैव संसाधन में वर्गीकृत किया जा सकता है, वे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन।
ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। प्रक्रिया को पूरा करने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं होते, एक बार प्रयोग होने के साथ ही वह समाप्त हो जाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के हो सकते हैं। ऑप्शन ए में है व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, जैसे भूखंड पर अन्य जायदाद जिस पर लोगों के निजी स्वामित्व होता है, जैसे बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि ऐसे संसाधन हैं जिस पर व्यक्ति निजी स्वामित्व रखता है। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास समूह के अधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। गांव में चारण भूमि, शमशान, मंदिर, मस्जिद, परिषद, सामुदायिक भवन, तालाब इत्यादि। नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल मैदान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार एवं गिरजाघर के रूप में है। ये संसाधन संबंधित समुदाय के लिए लोगों के लिए सर्वसुलभ होते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय संसाधन। कानूनी तौर पर देश एवं राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय है। देश की सरकार का वैधानिक हक है कि व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण कर आम जनता के हित में कर सकते हैं। वह अपने गांव या आसपास के क्षेत्रों में शहरी विकास प्राधिकरण का बोर्ड देखा होगा। इससे सरकार ने भूमि अधिग्रहित करने के हेतु अधिकृत किया गया है। यह भूमि सहित अन्य नगरीय संसाधन का विकास करता है। उसके बाद होगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी पर छोड़कर खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का अधिपत्य नहीं होते हैं। ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान एवं निष्पादन हेतु अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की सम्मति से किसी राष्ट्र के द्वारा किया जा सकता है। किसी देश के तट से 200 किलोमीटर दूरी तक के क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। विकास के स्तर पर संसाधन 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए में है संभावित संसाधन। ऐसे संसाधन किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाने की संभावना रहती है। इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, जिसका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्लभ एवं महंगा है। इस प्रकार राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्रों में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावना है, परंतु अभी तक इसका सही रूप से विकास नहीं हो पाया है।
गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। दूसरा होगा विकसित संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका स्वर क्षेत्रांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारित हो चुका है। पूर्व में भी यह बताया जा चुका है कि संसाधन तकनीकी और उनकी संभाव्यता पर निर्भर है। उसके बाद क्वेश्चन होगा भंडार संसाधन क्या है। ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति सक्षम है। उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में केवल भंडारी संसाधन के रूप में देखा जाता है। उदाहरणतः जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, जिसमें उत्पादन की असीम क्षमता छुपी हुई है, लेकिन उच्च और तकनीकी के अभाव में ऐसे संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद होगा क्वेश्चन संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश है जिसमें उपलब्ध तकनीकी के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है। इसका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, यह भविष्य की पूंजी है। नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयोग हो सकते हैं। वर्तमान में इसका उपयोग अत्यंत ही सीमित है। ऐसे संसाधन वन एवं बांधों में जल के रूप में संचित हैं। अब है संसाधन नियोजन। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। वर्तमान परिवेश में संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। संसाधन का विवेकपूर्ण दोहन हेतु सर्वमूल रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन का प्रथम प्राथमिकता है। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यकता होता है। भारत जैसे के लिए तो यह अपरिहार्य है, जहां संसाधन की उपलब्धता में अत्यंत विविधता के साथ साथ सघन जनसंख्या व्याप्त है। जहां कोई ऐसे प्रदेश है जो संसाधन उत्पन्न है, ऐसे भी प्रदेश हैं जो संसाधन की दृष्टि में से काफ़ी विपन्न हैं। ऐसे भी प्रदेश हैं जहां एक ही प्रकार के संसाधन का प्रचुर भंडार है और अन्य दूसरे संसाधन से वह गरीब है, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रदेश हैं जहां खनिज और कोयला के प्रचुर भंडार है। उसी प्रकार बिहार में चूना पत्थर एवं पाइराइट्स जैसे खनिजों में धनी है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, परंतु कतिपय कारणों से इसका विकास नहीं हो पाया है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा की प्रचुरता है, परंतु यह राज्य संसाधन के दृष्टि से अत्यंत दुर्लभ है।
अत्यंत निर्धन है। की दृष्टि से अति निर्धन है। भारत के अंतर्गत लद्दाख जैसे भी क्षेत्र हैं जो शीत मरुस्थल के रूप में अन्य भागों में अलग अलग हो गए हैं, लेकिन प्रदेश संस्कृति विरासत का धनी है। यहाँ जल, महत्वपूर्ण खनिज एवं मौलिक संसाधन की कमी नहीं है। अतः राष्ट्र, प्रांतीय तथा अन्य स्थानीय स्तर पर संसाधन के नियोजन एवं संतुलन के लिए संसाधन नियोजन की अनिवार्य आवश्यकता है। भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है इसके लिए आवश्यक क्रियाकलापों की आवश्यकता होती है। यह क्रियाकलाप संसाधन नियोजन की सोपान होते हैं। ऐसे सोपान के सहारे किसी देश के उपलब्ध संसाधन का सदुपयोग कर देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। संसाधन नियोजन के सोपान के निम्न रूप से बांधकर अध्ययन किया जा सकता है। ऑप्शन क में है संसाधन के विविध प्रदेशों में संसाधन के पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करना। दूसरा में स्वक्षेत्रांत मानचित्र तैयार करना और संसाधन के गुणवत्ता एवं मात्राओं का आधार पर मापन एवं आकलन करना। ग में है संसाधन विकास योजना को मूर्त रूप के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी और कौशल एवं संस्थागत परियोजना के रूप रेखा तैयार करना। चौथा है घ में है राष्ट्रीय विकास परियोजना एवं संसाधन विकास योजनाओं के माध्यम समन्वय स्थापित करना। योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना। पेज नंबर 8। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही संसाधन नियोजन के लक्षित उद्देश्य हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में भारत सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना ही प्रयासरत है। किसी भी इकाई पर विकास हेतु संसाधन एक आवश्यक शर्त है कि प्रौद्योगिकी एवं संस्थाओं के वांछित परिवर्तन के अभाव में केवल संसाधन का उपलब्धता से विकास संभव नहीं है। आज भी हमारे देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां संसाधन की प्रचुरता के बाद आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में इसकी गिनती की जाती है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो संसाधन के अभाव में आर्थिक रूप से विकसित हैं। संसाधनों का संरक्षण संसाधन का संरक्षण सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है, परंतु संसाधन के अविवेकपूर्ण और या अतिशय प्रयोग विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति और पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देते हैं। इन समस्याओं को समाधान हेतु विभिन्न स्तर पर संसाधन की आवश्यकता होती है। संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है।
प्राचीन काल से ही संसाधन का संरक्षण समाज सुधारक नेताओं, चिंतकों, पर्यावरणविदों के लिए चिंतनीय उज्ज्वलित विषय रहा है। इस संदर्भ में मानव दार्शनिक चिंतक महात्मा गांधी के विचार प्रासंगिक है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। मेधा पाटकर का नर्मदा बचाओ अभियान, सुंदर वन गुणवत्ता का आंदोलन एवं संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचय पर कर कृषियत भूमि का विस्तार संसाधन की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम है। महात्मा गांधी जी जैसे कई चिंतकों का मानना है कि संसाधन का स्वार्थी और लालची प्रवृत्ति अत्यधिक आधुनिक तकनीकी का शोषणात्मक क्रियाकलापों संसाधन की तीव्रतम ह्रास के लिए मजबूर कर रहा है। पेज नंबर 8। मजबूर कर देता है। गांधी जी मशीन द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी थे। वे बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन एवं उत्पादन के समर्थक थे, जिसमें से एक बड़ी आबादी का बेरोजगारी जैसे सामाजिक कोड से बचा जा सकता है। उनका मानना था कि प्रक्रियाओं में श्रमिक एवं कार्य दक्षता के विकास में वृद्धि होती है और संसाधन के दोहन पर भी विराम लग सकेंगे। संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए। सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में क्लब 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ राम ने इसकी वकालत की थी। 1974 ईस्वी में सुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इसमें संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए। ब्रेंटलैंड के आयोजित प्रस्तुत 1987 में प्रतिवेदक भी संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि खोलने में कारगर सिद्ध हुए। इससे सतत विकास के साथ साथ संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया। इस रिपोर्ट के बाद में हमारे साझा भविष्य शीर्षक से भी दस्तावेज प्रकाशित किया गया। रियो डी जेनेरो में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन भी इस संदर्भ में सुनिश्चित प्रयास था। पुनः 1997 में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में आयोजित किया गया और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन संसाधन के संरक्षण की दिशा में विश्व के स्तरीय सराहनीय प्रयास है। देखेंगे सतत विकास की अवधारणा। संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता हम बनाए रखने के लिए संसाधन सतत विकास की अवधारणा आवश्यकता है। संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है कि अवधारणाओं के कारण मानव में ने उसका
अंधाधुंध दोहन किया, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो गई। पेज नंबर 9, पेज नंबर 10। व्यक्तियों के लालच, लिप्सा के ने संसाधन की तीव्रता दोहन कर संसाधन के भंडार में चिंतनीय ह्रास ला दिया गया है। संसाधन के केंद्रीय कारण खास लोगों के हाथों में आने से समाज में दो स्पष्ट भागों में संपन्न एवं विपन्न बंट गया है। संपन्न लोग स्वार्थ के अधिभूत होकर संसाधन का विवेकहीन उपयोग किया गया, जिससे विश्व परिस्थितियों की ओर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। भूमंडलीय तोपन ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा संरक्षण, भूमि विस्थापन, जलीय वर्षा, असमय ऋतु परिवर्तन जैसी परिस्थितियां संकट पृथ्वी पर सभ्यता संस्कृति को निगल जाने को तैयार है, मगर इन स्वार्थी तत्वों एवं दिशाओं द्वारा अनुरक्षण विद्रोहन करना चलता रहा तो पृथ्वी का जो संसार विनाश के अवगोश में समा जाएगा। उपरोक्त परिस्थितियों से निजात पाने एवं विश्व शांति के साथ जो जगत के गुणवत्तापूर्ण जीवन लौटाने के लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधन के न्याय संगत बंटवारा प्राहित है। दूसरे शब्दों में संसाधन का नियोजन उपयोग होना आवश्यकता है। इसमें पर्यावरण को बिना क्षति पहुँचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कदम रखा जा सकता है। ऐसी क्षरण की सतत विकास कही जा सकती है। इसमें से वर्तमान विकास के साथ साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 2 से 4 जून 1992 को रियो में किया गया, जिसमें विकसित और अविकसित देशों के लगभग 168 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग एवं वन संरक्षण, जैव विविधताओं एवं का कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषित कर समझौता किए गए। कार्यक्रम 21, एजेंडा 21। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का विकास के तत्साधन में रियो जेनेवा सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वजों के द्वारा स्वीकृत 800 पुष्टिए एवं घोषणा पत्र है, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 अगस्त को स्वीकृत किया गया। इस एजेंडा 21 को गठित करने हेतु सभी देशों को निर्देश दिए गए कि इस पर होने वाले खर्च का वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष को स्थापित की गई है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 23 से 27 जून
97 को न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्षों बाद आयोजित किया गया, जिसे इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। +5 सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान में सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 159 देशों ने भाग लिया। इसमें से 6 गैस NO2, मीथेन, N2O, HFC पर फ्लोरीन, कार्बन, सल्फर, हेक्साक्लोराइड का ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए इसका उपयोग कटौती पर सहमति बनी। जहां यूरोपीय संसाधन ग्राउंड हाउस गैसों का उत्सर्जन में 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका 7% और जापान 6% की कटौती पर सहमति हुई। इस समझौता 1987 का विस्तार भी माना जा सकता है। इस सम्मेलन का विश्व पर्यावरण सम्मेलन एवं ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 10 वर्ष बाद 26 अगस्त 4 सितंबर 2002 में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के पर्यावरण संबंधित 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था। इस सम्मेलन में कोई प्रमाणित नहीं है निकल सका। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों में लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 में है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए में नाविकरणीय, ऑप्शन बी में अनाविकरणीय, ऑप्शन बी में नाविकरणीय, ऑप्शन सी में है जौ, ऑप्शन डी में है अजौ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनाविकरणीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 2 है, सौर ऊर्जा में निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शन ए में है मानवकृत, ऑप्शन बी में है पुनः प्रति उपयोग, ऑप्शन सी में है अजैविक, ऑप्शन सी में अचक्रीय। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुनः प्रतियोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जनक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है? तो हम लोग पढ़े थे ऑप्शन 200 nm। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन बी। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ऑप्शन ए में है संसाधन संग्रहण से, ऑप्शन बी में है संसाधन के नियोजित विद्रोह से, ऑप्शन सी में है संसाधन के नियोजित दोहन से, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधन के नियोजित विद्रोहन से। क्वेश्चन नंबर 5 में है, समुद्री क्षेत्र में भौतिक सीमा के निम्न कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन निहित है? ऑप्शन ए में है
10.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी में है 15.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी में है 12.2 किलोमीटर, ऑप्शन डी में है 19.2 किलोमीटर। यही आंसर होगा ऑप्शन डी, 19.2 किलोमीटर। लेसन 1 भूगोल का लेसन 1 समाप्त हुआ।